नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान यानी भारतीय इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन इस रूप में हुआ। पहले पुर्तगाली आया, उसके बाद डच आया, उसके बाद अंग्रेज आया, फिर उसके बाद डेनिश आया, उसके बाद फ्रांसीसी आया। पुर्तगाली 1498 में पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा आशा अंतरिप केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के कालीकट पहुंचा, जहां के शासक जोमरी ने उनका स्वागत किया था। इस प्रकार वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में अपना प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री स्थापित की। भारत में प्रथम पुर्तगाली व्यवसाय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से लेकर 1509 तक रहा। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। 1509 में वायसराय बने अल्फांसो डी अल्बुर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया, जो कालांतर में भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों का राजधानी यानी मुख्यालय बना। 1511 में अल्बुर्क ने मलक्का और 1515 में होरमुज पर ही अधिकार कर लिया। प्रारंभ में अल्बुर्क ने कोचीन को मुख्यालय बनाया। 1530 में नीनो द कुहा नामक पुर्तगाली वायसराय ने मुख्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। भारत में गोवा, दमन और दीव 1961 तक पुर्तगालियों को अधिकार में रहे। इस प्रकार पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए और सबसे बाद में भारत से गए। गोवा छोड़कर आज़ाद करके 1961 में यहाँ से रिटर्न गए। भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों के आगमन से ही हुई है। उसके बाद आता है डच। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। भारत में डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों ने पीपली, चिंसूरा, आगरा, पटना, सूरत, भरूच, अहमदाबाद आदि जगहों पर भी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। डचों ने पुलिकट में पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्के का प्रचलन करवाया। 1759 में अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर भारत में उसकी शक्ति को समाप्त कर दिया। उसके बाद अंग्रेज 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 1599 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु 15 वर्षों का अधिकार पत्र दे दिया। 1608 में जेम्स प्रथम ने दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस का सूरत पहुंचा, जहां से वह मुगल बादशाह जहांगीर से मिलने आगरा गया। कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से आया था, जो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। इसी जहाजी बेड़े में रेड ड्रैगन नामक जहाज भी था। दक्षिण भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री स्थापित की। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को फरमान जारी कर सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की इजाज़त दी। 1615 में सर टॉमस रो सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत पहुंचा और वह मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। रो ने मुगल दरबार से साम्राज्य में विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान प्राप्त किया। इसके अनुसार उन्हें 500 पैगोडा वार्षिक भुगतान के बदले गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंदगिरी के राजा ने से मद्रास को पट्टे पर लेकर कोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन बेरेजा की शादी ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से होने पर दहेज स्वरूप पुर्तगालियों ने बम्बई चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। 1668 में चार्ल्स ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। कंपनी ने यहाँ किलेबंदी
कर शहर की स्थापना की। बम्बई शहर का वास्तविक संस्थापक गेराल्ड ओंगियार था। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला कारखाना ओडिशा 1633 में था। 1651 में बंगाल के हुगली तथा कासिम बाजार में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई शाह शुजा की अनुमति से। 1698 में कंपनी ने बंगाल के तत्कालीन सूबेदार अजीमुद्दीन की अनुमति से सुल्तानाती कालिकाता तथा गोविंदपुर की जिम्मेदारी प्राप्त कर ली। इसी सुल्तानाती कालिकाता तथा गोविंदपुर को मिलाकर जॉब चरनाक ने कलकत्ता के नींव डाली तथा यहाँ फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण करवाया। इसका अध्यक्ष चार्ल्स अय्यर था। आगे चलकर 1717 में कंपनी को मुगल सम्राट फर्रुखसियर के एक फरमान द्वारा बंगाल में 3000 वार्षिक कर अदा करने के बदले सभी प्रकार के व्यापारिक शुल्कों से मुक्त कर दिया गया। साथ ही बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की छूट दे दी गई। डेनिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थान पर 1616 में की। सेमरनपुर और ट्रैकोबार डेनोज का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। 1845 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री ब्रिटिश कंपनी को बेच दी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 लुईस 14वें के शासनकाल में की गई थी तथा इस पर फ्रांसीसी सरकार का कड़ा नियंत्रण था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत 1668 में स्थापित की गई थी। 1674 में फ्रांसिस मार्टी ने पांडिचेरी की स्थापना की। यहाँ स्थित व्यापार कोठी की किलेबंदी कर उसे फोर्ट लुई नाम दिया गया। कर्नाटक युद्ध। व्यापारी प्रभुत्व की स्थापना के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच दक्षिण भारत में 3 युद्ध हुए जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1746 से 48 में हुए कर्नाटक के प्रथम युद्ध का कारण फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर चलने वाला युद्ध था। 1748 में यूरोप एक्स-ला-चैपल की संधि से इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच युद्ध की समाप्ति हो गई, जिसके फलस्वरूप भारत में भी इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष की समाप्ति हो गई। सेंट टोमे का युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध से जुड़ा है। 1749 से 54 के बीच हुए द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण कर्नाटक और हैदराबाद में सत्ता प्राप्ति हेतु चल रहा संघर्ष तथा फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेर ने कर्नाटक में चंदा साहब तथा हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को अपना समर्थन दिया। वही अंग्रेजों ने कर्नाटक में अनौरुद्दी तथा हैदराबाद में नसीरगंज का पक्ष लिया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंततः फ्रांसीसियों को काफ़ी नुकसान हुआ। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले वापस बुला लिया गया। उसकी जगह गोडह्यू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आया और पांडिचेरी की संधि द्वारा युद्ध विराम हुआ। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के प्रारंभ के साथ ही 1758 से 63 के बीच चंद्रनगर पर अधिकार को लेकर तृतीय कर्नाटक युद्ध छिड़ गया। जनवरी 1760 में बाड़ीवास की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली कर रहा था। इसमें फ्रांसीसी की हार हुई तथा पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस युद्ध ने फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्धारण कर दिया। संघर्ष 1763 में संपन्न हुए पेरिस समझौते के साथ हो गया। इस समझौते के अनुसार फ्रांसीसियों की भारत स्थिति सभी फैक्ट्रियां वापस लौटा दी गई तथा उनके किलेबंदी के अधिकार को छीन लिया गया। अब ये भारत में अंग्रेजों के संरक्षण में सिर्फ व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य कर रहे थे। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। अलवर्दी खां के पश्चात 1756 में सिजाउद्दौला बंगाल का नवाब बना। लाल कोठी की त्रासदी में ब्लैक होल ट्रेजरी सिजाउद्दौला के शासनकाल से जुड़ी है। अंग्रेज इतिहासकार जेड हावेल के अनुसार नवाब सिजाउद्दौला ने 20 जून 1756 की रात 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह 146 में से 23 व्यक्ति ही जीवित बचे थे, बाकी सब मर गए थे।
23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब पराजित हुआ और मीर जाफर के पुत्र मीरन द्वारा नवाब को मार डाला गया। प्लासी के युद्ध में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना नवाब की वफादार रही। प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाया। मीर जाफर ने नवाबी प्राप्त होने की खुशी में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार अधिकार तथा 24 परगना की जमींदारी प्रदान की। 1760 में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अंग्रेजों को बर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव की जिम्मेदारी दी। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके मुंगेर लाया। मुंगेर बिहार में दस्तक के उपयोग से मुद्दे पर अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच टकराव शुरू हुआ, जिसकी परिणति बक्सर के युद्ध के रूप में हुई। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, जबकि बंगाल का गवर्नर वेसी टाट था। अंग्रेजों के लिए यह सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था। क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को की, जिसके तहत मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इसके पश्चात बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 72 तक की शुरुआत हुई, जिसे वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में समाप्त कर दी। द्वैत शासन का जनक लियो कार्टेज को माना जाता है। भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ अस्थायी, इस्तेमारी और जिम्मेदारी बंदोबस्त। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले तथा बनारस सहित ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर लागू की गई। इसके अंतर्गत जमींदारों तथा मालगुजारों को भूस्वामी मानते हुए मालगुजारी की रकम अस्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। जमींदारों को कुल वसूले गए लगान का 10/11 भाग राज्य को दान देना था तथा 1/11 भाग स्वयं रखना था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा शुरू की गई इस व्यवस्था को प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल 1792 में लागू किया गया। तमिलनाडु, मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों, असम तथा कुर्ग के कुछ हिस्सों सहित यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भूभाग पर लागू की गई। इसके अंतर्गत किसानों को भूस्वामी मानकर लगान का निर्धारण किया गया। इसमें 20 से 30 वर्षों पर लगान का पुनर्निर्धारण किया जाता था। महलवाड़ी बंदोबस्त। आगरा, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ हिस्सों में जमींदारी व्यवस्था को संशोधित रूप में महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इसके अंतर्गत सामूहिक रूप से गांव के भूस्वामी होने का दावा करने वाले जमींदारों से बंदोबस्त किया गया। यह व्यवस्था लगभग 30% भाग पर लागू थी। सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ। आधुनिक शिक्षा का प्रसार। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा स्थापना की। 1791 में हिंदू कानून दर्शन के अध्ययन के लिए जोनाथन डंकन ने वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1813 के चार्टर में भारतीय विद्वानों एवं भारत की आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव लाया गया। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपने प्रसिद्ध आलोक पत्र मिनट्स में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की अनुशंसा की तथा सरकार ने इस पर कार्रवाई करते हुए 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। आयोग समिति महत्वपूर्ण तथ्य। चार्ल्स वुड समिति 1854 में आया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। श्रेणीबद्ध विद्यालय, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय और महिला शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। हंटर कमीशन 1882 में आया, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। रेले कमीशन 1902 में आया,
विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है। सैडलर कमीशन 1917 से 1919 तक। 2 भारतीय सदस्य आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद और विश्वविद्यालय से यह संबंधित था। हार्टोंग कमेटी 1929 में आया, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना 1937 में प्रस्तुत किया था। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।